तो कैसे करो बच्चों, पढ़ाई सही से चल रही है। एंड हमारा जो इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 1 अगर नहीं तुमने नहीं देखा है या नहीं किया है तो इस तुम्हारी जानकारी के लिए बस एक चीज रख लो कि इसके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट है। प्लेलिस्ट में दिख जाएगा क्लास 11 का, उसमें इसका पार्ट 1 अपलोडेड है। ठीक है, तो तुम वैसे जाकर देख सकते हो, इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना, तभी तुम्हें पार्ट 2 बहुत अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। ऐसे तुम पार्ट 2 भी देख सकते हो, ये ज्यादा लिंकेज वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको अगर देख के ये करते हो ना पार्ट 2 तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर 6 है, एनसीईआरटी का जो क्लास 11 का जियोग्राफी में कर उसका चैप्टर 6 है ये। इसमें हम आज जो इसका करेंगे ना, इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 हमारा ये जो वीडियो अभी तुम देख रहे हो। अब पार्ट 2 क्यों है, क्योंकि देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, ज्यादा लंबा है, तो एक वीडियो में पूरा कवर नहीं हो रहा था। एक वीडियो में अगर कवर करने हम जाए तो एक वीडियो में अगर पूरा कवर कर रहे हो ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी होगा, जिसके वजह से तुम इसको नहीं देख पाओगे अच्छे से, तुम अच्छे से समझ नहीं पाओगे। हर एक पहलुओं पर हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आउट करने लगे तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको 2 पार्टों में इस वीडियो को बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद से। तो अभी तक हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए अंतर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है, बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में। ठीक है, इसमें देखते हैं हम बहिर्जनिक प्रक्रिया है क्या। पहले तो जैसा बहिर्जनिक प्रक्रिया जो है ना, वो अपनी ऊर्जा यानी सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तन की कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है। ठीक है, जो बहिर्जनिक प्रक्रिया है इसकी ऊर्जा जो मिलती है ना सूर्य द्वारा जो निर्धारित होती है वायुमंडलीय ऊर्जा। एक तरह से जो बहिर्जनिक प्रक्रिया से समझो कि वैसी प्रक्रिया है जो बाहरी वातावरण से निर्मित होती है, जैसे हवा हो गया, सूर्य के प्रकाश से जो हो गया, जो बारिश से हो गया, इस विषय से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ये तो प्रतिबल पहले स्ट्रेस समझ लो। स्ट्रेस क्या होता है, प्रत्येक एक क्षेत्र पर जो बल अनुप्रयुक्त होता है, जो बल लगता है उसको प्रतिबल कहते हैं। एंड ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेसेस विलक्षकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातलों के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विसर्पण या फिसलन स्लिपेज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन, पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीजें जैसे ये जो प्रतिबल होता है ना, ये शैलो एवं धरातल के क्या करता है ना, ये जो प्रतिबल होता है, स्ट्रेस जो होता है, ये जो धरातल हमारे पास है, ये सेल है, उनको पदार्थों में तोड़ता है, तोड़ के पदार्थों में इसको डिफ्रेंशिएट करता है, इसको चेंजिंग करता है। ठीक है, एंड अपरूपण प्रतिबल के परिणाम से क्या होता है, कोणीय विस्थापन या विसर्पण या फिसलन की स्थिति उत्पन्न होती है, स्लिपेज होता है उसमें। ठीक है, धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलाइजेशन और पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण 2 महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है ना, वो जैसे एक प्रदेश से ले दूसरे प्रदेश में जाओगे, मतलब तुम अभी दिल्ली में हो तो दिल्ली में जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं उत्पन्न हो रही होगी, जो तुम्हें दिख रही होगी, वहीं तुम बिहार के साइड में या किसी नजदीक में चलो जाओ राजस्थान के साइड में, तो वहां पे ये जो भू आकृतिक प्रक्रिया है ना, वो अलग तरीके से होगी। यानी भू आकृतिक प्रक्रिया जो होती है ना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर क्या होता है, भिन्न होती है। और इसके प्रमुख कारण जो जलवायु तत्व होते हैं, इसके प्रमुख होते हैं जो
वो होते हैं, एक तो तापक्रम इसका होता है, जैसे टेम्परेचर जो होता है एक वर्षण होता है इसका, ठीक है। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अन्नाच्छादन यानी डिनुडेशन के अंतर्गत रखा जाता है। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत यानी स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना, ठीक है। अन्नाच्छादन जो सारी जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया होती है ना, अन्नाच्छादन के अंतर्गत होती है वो, एक तरह से अन्नाच्छादन के अंतर्गत ये होती है। अब तुम पूछोगे कि अब अन्नाच्छादन क्या होता है, तो अन्नाच्छादन का अर्थ एक ही होता है, निरावृत करना यानी आवरण को हटाना, यह अन्नाच्छादन का अर्थ होता है। अपक्षय हो गया, बृहद क्षरण हो गया, संचलन हो गया, अप्रदन हो गया, परिवहन हो गया, ये जो सभी है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अन्नाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इसे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, ये तो अभी हम समझे। इसके साथ ही जैसे कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश उपस्थित है, ठीक है, जो कि अक्षांशीय मौसमी एवं जल थल विस्तार के भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब तापमान एवं वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक है जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व हो गया, प्रकार एवं वितरण हो गया, जो प्रमुखतः वर्षा में तापक्रम पर निर्भर करते हैं। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं बाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण, पिघलन की आवृत्ति, तुषार फ्रोस्ट, व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, देखो जलवायु परिवर्तन हम समझ गए कि जलवायु की वजह से तापीय जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है वो चेंजिंग होता है। अब जहां जहाँ जलवायु चेंज होता है उसकी बेसिस पे बहिर्जनिक जो भू आकृतियां होती है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। इतना तक हम समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं तापमान और वर्षा जो होते हैं ना, ये जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं ना। किसी भी जलवायु या किसी भी क्लाइमेट को चेंज होने के लिए दो चीजें बहुत चाहिए, या तो टेम्परेचर और वहां पर वर्षा की स्थिति क्या है, इस बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है। अब इन दोनों को भू आकृतिक इनको नियंत्रित करने का, जैसे भू आकृतिक प्रक्रियाएं जैसे चेंज होती है या कोई भू आकृतिक प्रक्रिया किसी क्षेत्र में कैसी होगी, वो कुछ चीजों से वो नियंत्रित होती है। जैसे वनस्पति, यहाँ पे कितने वनस्पतियों का घनत्व क्या है, वनस्पति किस प्रकार की है और किस प्रकार का उसका वितरण है, एंड प्रमुखता इस क्षेत्र में मतलब वर्षा और तापमान तो रहता ही रहता है, उस पर ये डिपेंडेंस भी होती है वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम समझे तो आज एक पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम समझे तो हमें ये समझ में आएगा, एक चीज हमें ये देखने की पड़ेगी, तो जो जलवायु प्रदेश होते हैं ना, इनमें जलवायु तो जो होते हैं ना विभिन्न विभिन्न होते हैं। जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होना, ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखते हैं यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता, शैली, प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में बलन भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, झुकाव, जोड़ की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपरगाम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए इस क्षेत्र में, ठीक है। तो अगर किसी क्षेत्र में ऐसा हो कि जलवायु कारक जो है, जो क्लाइमेट एक्टिविटी है, अगर वो सेम हो, तो जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया है ना, इनके कार्यों की गहनता, शैली, प्रकारों एवं संरचना पर ये निर्भर करती है एक तरह से। तो संरचना में जैसे बलन भ्रंश हो गए, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण हो गया यानी ओरिएंटेशन हो गया, झुकाव हो गया इनका, जैसे जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ये संस्तरण तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता, ये सारी चीजें इस क्षेत्र में सम्मिलित माने गए हैं एक तरह से। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है।
एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित होती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सेल के बारे में बात करें हम, एक ऐसी एक विशेष सेल जो होती है तो वो अपने एक प्रक्रिया के प्रति क्या होती है ना, प्रतिरोध पूर्ण होती है, वो प्रतिरोध करती ही नहीं। ठीक है, कुछ भी उसमें चेंजिंग हो रही है उसका अपोज वो नहीं करती, अपोज ना करके उसके हाँ हो रहा है तो होने दो, बस इसी बेसिस पर रहती है। एंड इसकी एक होती है ना कि जो कि खूब ज्यादा उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करती है। दो प्रक्रियाएं होती है किसी भी सेल पे। ठीक है, विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेल भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत करती है, अतः वो भिन्न भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति की भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनुगम्य के हो सकता है, दीर्घावधि में सतत श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट हम समझाए वही कि मतलब किसी एक विशेष सेल को एक होता है ना कि विशेष सेल कोई एक विशेष सेल में जो भू आकृतिक प्रक्रिया होती है ये जब लागू होते हैं तो दो प्रकार के कारण होते हैं। पहले तो ये एक जो होती है ना एक प्रक्रिया जो होती है पूरा प्रतिरोध पूर्ण होती है, और ये क्या करती है जो भू आकृतिक प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें प्रति भिन्न भिन्न अंशों पर इसको प्रतिरोध प्रस्तुत करती है, इसको प्रतिरोध देती है, जिसके वजह से विभिन्न दरों पर ये इस साथ में कार्यरत होती है और स्थलाकृति जो चेंजिंग होती है ना जो उसमें भिन्नता उत्पन्न होती है उसके कारण बन के आ जाती है। ठीक है, एंड भू आकृतिक जो प्रक्रियाओं का प्रभाव है ना वो थोड़ा और मंद होता है एंड ये अल्पावधि में अनुगम्य यानी इनपर्सिटेबल हो सकता है। ठीक है, अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भू प्रपट्टी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रिया एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जैसे अपक्षय वेदरिंग। अपक्षय यानी वेदरिंग, अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की क्रिया सम्मिलित होती है। ठीक है, जो वेदरिंग होती है वेदरिंग के अंतर्गत जो वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की क्रिया सम्मिलित हो, धरातल के पदार्थों पर। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है भूमि है उसके पदार्थों पर जो क्रिया सम्मिलित होती है की क्रिया जो सम्मिलित होती है तो अपक्षय के अंदर यानी वेदरिंग के अंतर्गत आती है। अपक्षय के अंदर की अनेक प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है एक तरह से। ठीक है, अगर हम देखें तो अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन और रासायनिक वियोजन या अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अपक्षय को अगर मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से विखंडित या इसको मतलब सूचित करना हो तो इसको दो पार्ट में हम सूचित कर सकते हैं। पहला तो यांत्रिक विखंडन के रूप में, दूसरा रासायनिक वियोजन के रूप में यानी अपघटन के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है और एक स्वस्थानीय या तदस्थानीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो अपक्षय की क्रिया में क्या होता है पदार्थों का जैसे बहुत थोड़ा या नगण्य संचालन होता है। ठीक है, अपक्षय में, और यह एक तरह से स्वस्थानीय इन सीटू तदस्थानीय ऑन साइट एक प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें आएगी अपक्षय प्रक्रिया जो होती है ना जटिल भौमिकी जलवायु स्थलाकृति एवं वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती है, कंडीशनड होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मंडल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है ना इसके तीन मुख्य प्रकार है। पहला है रासायनिक, दूसरा भौतिक या यांत्रिक, तीसरा है जैविक। ठीक है, अपक्षय की जो प्रक्रिया है इसके तीन मुख्य प्रकार है। पहला रासायनिक, दूसरा भौतिक या यांत्रिक और तीसरा जैविक कार्य के माध्यम से। इनमें से कई प्रक्रियाएं पे अकेले काम कर दे परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है इस प्रक्रिया में। तो इन तीनों जो प्रक्रिया है ना इन तीनों प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है तीनों में कि वो अकेले भी कार्य करती है, लेकिन इनको एक साथ काम करते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही काम करती है। ठीक है,
रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया के बारे में अगर हम जाने, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के बारे में कि ये कैसे होती है, क्या चीज है, इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें ये दिखेगा। देखो, अपक्षय की प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन हो गया, कार्बोनाइजेशन हो गया, जलयोजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, न्यूनीकरण हो गया, सेलों के अपघटन, विलयन, न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी सेल पर रासायनिक क्रिया के द्वारा वो रासायनिक क्रिया होती है, जैसे कि अब विलयन बनाना, विलयन के माध्यम से, कार्बोनाइजेशन के माध्यम से, ऑक्सीडेशन के माध्यम से ये सूक्ष्म अवस्था में क्या करती है, रासायनिक क्रिया के द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एंड ऑक्सीजन हो गया, धरातलीय जल हो गया, मृदा जल हो गया एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा ये चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। एंड विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रिया किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होता है। घोल या विलयन सॉल्यूशन, पहले तो इसमें जानते हैं, जैसे घोल या विलयन, कार्बोनाइजेशन, जलायोजन, ऑक्सीडेशन, न्यूनीकरण, सेलों का अपघटन, विलयन, न्यूनीकरण, ये सारी चीजों के बारे में अगर हम देखें, इस सारी चीजों के बारे में एक बार हम अच्छे से देखते हैं कि ये कैसे, ये किस प्रोसेस के माध्यम से किसी भी सेल को सूक्ष्म सेलों में परिवर्तित करते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिफाइन करेंगे ताकि एक दो पॉइंट जो है ना, इन सारे पॉइंट को हम अच्छे से समझ लें कि इस पॉइंट के माध्यम से कैसे होती है, चेंजिंग कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो घोल या विलयन के बारे में देखें तो जब कोई वस्तु जल या अम्ल यानी एसिड में घुल जाती है तो घोलित तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है, ठीक है, कोई वस्तु अगर जल या अम्ल में घुल गई तो घुलित तत्वों में जल या अम्ल को क्या कहते हैं, घुलित तत्वों में तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना, इस प्रक्रिया में घोल वाले प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिजों की विलेयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, जल या कम अम्ल में खनिज जो होते हैं, खनिज की विलेयता पर पहले तो ये निर्भर करता है। अब जल से संपर्क में आने जैसे लगते हैं ना, जल से संपर्क में आने लगते हैं, तो जल से संपर्क में आने पर ये अनेक ठोस पदार्थ क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जल में निलंबन या सस्पेंशन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं एक तरह से। फिर देखते हैं घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम ये जैसे खनिज है, इस प्रक्रिया से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित यानी लिच्ड हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज, कार्बोनिक एसिड युक्त जल, कार्बोनिक एसिड युक्त जल क्या है, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है। ठीक है, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है ना, तो कार्बोनिक एसिड युक्त जल बनता है। ठीक है, में घुलनशील होता है तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होता है। जो पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण यानी कॉमन लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील है एक तरह से। ठीक है, हम देखेंगे इसमें कि चूना पत्थर में जो विद्यमान होता है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये इनके जैसे खनिज जैसे कार्बोनिक एसिडिक जो जल होता है, यानी जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर जो बनाता है एक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड जो होता है वो घुलनशील होता है इसमें। एंड जल जो होता है ना, जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का सेल निर्माण करने वाले एक तरह से खनिज घुलनशील हो जाता है इसमें। अब देखते हैं कार्बोनाइजेशन के बारे में, कार्बोनेशन के बारे में। तो इसमें हम ये समझेंगे कि कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफलित कार्बोनाइजेशन है। कोई कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट, इनके जो खनिज है एक दूसरे जो प्रतिक्रिया करते हैं, इन दोनों का एक दूसरे से प्रतिक्रिया करने के बाद जो खनिज नया बनता है उसे कार्बोनाइजेशन उसे ही बोलते हैं हम। ठीक है, कार्बोनाइजेशन जो है ना, यह फिलास्फर या कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया
फेल्सफर और कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है ये कार्बोनाइजेशन। ठीक है, जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जल के द्वारा जो वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, जो इससे क्या होता है कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में क्या कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई भी अवशेष नहीं छोड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है भूमिगत जो गुफाएं होती है उसका निर्माण होता है। इसमें हाइड्रेशन यानी जलयोजन क्या है, जलयोजन एक पॉइंट हमें ये कैसे कार्य करता है किसी भी सेल को तोड़ने में या पृथक करने में पदार्थों को, इसके बारे में अब देखते हैं। तो जलयोजन जो है ना जल का एक रासायनिक योग्य है एक तरह से। तो ठीक है, पहले खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित एक्सपेंडेड होते हैं एवं ये विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि का कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल से मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, तब पहले तो ये देखो खनिज और जल जब एक साथ मिक्स होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, एक खनिज जो होते हैं ना जब जल के साथ मिलते हैं तो ये खुद को एक्सपेंड करने लगते हैं, विस्तारित करने लगते हैं। और ये विस्तार जो होता है ना पदार्थ के आयतन या सेल की वृद्धि का एक तरह से कारण भी बन जाता है। ठीक है, अब अगर इसको दूसरे दृष्टि से देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा जो कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम सल्फेट ये जल के साथ जब मिक्स होता है ना तो एक तरह से प्रतिक्रिया करने के साथ जो कैल्शियम सल्फेट जल के साथ प्रक्रिया जब करता है तो ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है जो कि मतलब जो कैल्शियम सल्फेट है ना उससे उसकी अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है वो। ठीक है, यह प्रतिक्रिया जो होती है ना उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है। ये प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में श्रांति हो जाती है जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है। अनेक खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं तथा इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ऊपरी साय यानी ओवरलाइंग पदार्थों में दरार का कारण बनती है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल विभंग फ्रैक्चर में सहायक होता है। जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन अपसल्कन एवं कड़ीय विघटन द्वारा भौतिक उपक्षय में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन या न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बारे में। तो अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है, अपक्षय के दौरान जो ऑक्सीडेशन का तात्पर्य क्या होता है अपक्षय के दौरान कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण हेतु जो खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग होता है तो अपक्षय में ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन का ये कार्य होता है एक तरह से, ये समझ में आता है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण वही होता है जहां वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लौह, मैग्नीज, गंधक इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के संयोग के कारण पैदा हुए व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया पहले तो समझ कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण वैसे क्षेत्र में होता है जहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं पहले तो। ठीक है, जल जो मिलते हैं वो ऑक्सीजन युक्त मिलते हैं, वहां पे होता है, उस एरिया में होता है। एंड उसके साथ ही साथ ये प्रक्रिया वैसी जगहों पे देखी जा सकती है मुख्य रूप से जहाँ लौह, मैग्नीज जो होते हैं, लौह जो होते हैं, मैग्नीज हो गए, गंधक हो गए यानी सल्फर, ये सर्वाधिक शामिल होते हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होती है, ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन के योग के कारण जो पैदा होता है ना उसके वजह से सेलों का टूटना जारी रहता है। जैसे लोहे में तुम जंग का लगना देख सकते हो, जंग लगने के बाद वो डायरेक्टली उसको खोखला करते करते उसको तोड़ देता है एक तरह से। ठीक है, तो ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लौह धारक यानी बायोटाइट हो गया, ओलिवाइन हो गया, पायरोक्सिन हो गया, इन जैसे खनिजों को प्रभावित करता है। ऑक्सीकरण होने पर लौह का लाल रंग भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव है तो यह दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया
प्रारंभ हो जाती है, जिसे न्यूनीकरण क्रिया कहते हैं। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे रुद्ध जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लौह का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षी की ये प्रक्रिया अंतः संबंधित है। जलायोजन, कार्बोनाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ चलते रहते हैं। हम अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भौतिक अपक्षय प्रक्रिया यानी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस के बारे में हम समझते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे तो हमें यह देखेगा भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों यानी फोर्सेस पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षक बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस जो है, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल ड्रॉ में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण यानी एक्सपेंशन। ठीक है, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, इनमें से कई बल धरातल और विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होते हैं, फ्रैक्चर होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने यानी रिलीज होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती है, परंतु कई बार संकोचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये सेलों की बड़ी हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, तो भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं में कुछ बल जो होते हैं वो अनुप्रयुक्त होते हैं। जैसे कौन कौन सी वो बल है? पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस जो होता है। दूसरा तापक्रम में परिवर्तन, जो कि क्या करता है, क्रिस्टल के रो में वृद्धि या पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण यानी एक्सपेंशन बल है। एंड तीसरा जो हमारा पॉइंट, तीसरा जो हमारा बल है वो है शुष्कन। शुष्कन एवं आर्द्रन जो है वो चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव होता है एक तरह से। ठीक है, तो इन सारे जो बल है ना, इनके कारण धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर ये अनुप्रयुक्त होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना कि सेलों का विभंग यानी फ्रैक्चर क्रिएट होता है सेलों के अंदर, और इस प्रक्रिया का दौरान ये निर्मुक्त होकर के एक तरह से टूटने लगते धीरे धीरे। नेक्स्ट देखते हैं भार विनीकरण या विस्तार यानी अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन के बारे में। अनवरत अपरदन के कारण ऊपरी सही सेलों के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव यानी वर्टिकल प्रेशर के निर्मुक्ति का कारक होता है, जिससे सेलों के ऊपरी संस्तर विस्तारित हो जाते हैं। सॉरी, हाँ देखो, जैसे अनवरत अपरदन के कारण क्या होता है, ऊपरी सही सेलों के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव यानी वर्टिकल प्रेशर से निर्मुक्ति के एक तरह से कारक होता है। एंड ये सेलों के ऊपरी संस्तर को विस्तारित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना, जो सेल होते हैं ना, सेलों का पातन एवं तत्स्वरूप विघटन होता है। विभंग यानी फ्रैक्चर मोटे तौर पर भूतल की सतह के समानांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्र में चाप विभंग द्वारा सेलों की भारी चादरों या अपसल्कन पट्टियां निर्मित करने एवं प्रवृत्ति पाई जाती है। जो भार विहीनीकरण है यानी अनलोडिंग एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपसल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गोबंद को अपसल्कन गोबंद कहते हैं, जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन के बारे में हम देखते हैं, तो हमें यह दिखेगा जैसे सेलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण एवं संकुचन की अपनी सीमाएं होती है। ठीक है, तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है एवं अपने निकटस्थ खनिज को दबाता है तथा तापक्रम गिरने के साथ उसमें तदनुसार संकुचन होता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण सेलों के छिछले संस्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता रहता है, और यह प्रक्रिया जो है शुष्क जलवायु में अधिक उच्च क्षेत्रों में, जहाँ दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो वैसे क्षेत्रों में जो तापक्रम में परिवर्तन के कारण जो विस्तारण होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पे दैनिक जो तापांतरण यानी डेली का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होती है। उस क्षेत्र में प्रभावशाली बहुत ज्यादा होती है कि मतलब
जब तापक्रम में परिवर्तन, जैसे कि तापक्रम पहले जो तेज है, बहुत ज्यादा ताप है उस क्षेत्र में, तो जो निकटस्थ खनिज है ना उसको दबाता है। अब जब तापक्रम धीरे धीरे गिरने लगता है तो उसके दौरान क्या होता है, इनमें इनमें संकुचन होने लगता है और धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं फिर। ठीक है, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जाता है चुका है कि ये संचलन जो है ना बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत श्रांति से सेलों को बहुत कमजोर बना देते हैं। सेलों के सतही संस्तरों में उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, एंड जिसके कारण सेलों के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म तथा ठंडा होने में विभेद एवं भिन्नता के कारण सतह के संस्तर में होने वाले फैलाव तथा संकुचन और तत्पश्चात धरातल से अपसल्कन के कारण सेलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट सेलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गुलास्मों का निर्माण होता है, जिसे टॉर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? कुछ समझाएंगे तो समझ में क्या आएगा? तो होता क्या है ना, पहले तो ये समझो कि जब ये संचलन होने लगता है, ये संचलन पहले तो बहुत कम होता है, बहुत लघु होता है, लेकिन अनवरत रूप से श्रांति फैटिग से सेलों को ये क्या करता है, अनवरत रूप से चलने के कारण ये सेलों को बहुत कमजोर बना देते हैं। ठीक है, तो जब सेल कमजोर होने लगेंगे तो सेल के अंदर जो प्रतिबल है यानी जो स्ट्रेस है उसमें उत्पन्न जब होने लगता है कमजोर होने के साथ ही साथ, तो इसके साथ क्या देखा जाएगा कि इसके समानांतर जो अनुप्रस्थ विस्थापन और विभंग विकसित होने लगते हैं, और गर्म तथा ठंडा होने पर यह विभेद तथा भिन्नता के कारण सतह के संस्तर में होने वाले फैलाव और संकुचन को तत्पश्चात क्या करते हैं, धरातल से अपसल्कन के कारण सेलों में चिकनी गोलाकार सतहों का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ग्रेनाइट सेल जो होते हैं, ग्रेनाइट सेलों में अगर यह प्रक्रिया होती है, ग्रेनाइट सेलों में यह प्रक्रिया क्या करती है, चिकनी सतह से छोटे से लेकर बड़े गुलास्मों का एक निर्माण करती है, जिसे हम टॉर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा हिमकरण पिघलन एवं तुषार वेजिंग यानी फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रोस्ट वेजिंग। सेलों के रंध्रों एवं दरारों के में बार बार हिमकरण एवं पिघलन के होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों जहां हिमकरण और पिघलन की प्राय पुनरावृत्ति होती है में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जल की तीव्रता से हिमकरण इससे के अचानक फैलाव में उच्च दबाव के कारण बनता है, और यह फैलाव जो है ना संधियों यानी ज्वाइंट्स, दरारों एवं छोटी छोटी अंतरकणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता जाता है जब तक सेलें टूटकर अलग नहीं हो जाती है। तो हिमकरण, पिघलन, तुषार वेजिंग क्या होता है इसके बारे में देखिए अगर हम, तो ये प्रक्रिया ना मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाई जहाँ पे मतलब हिमकरण और पिघलन की प्राय पुनरावृत्ति होते रहती है, ऐसे क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, और जल की तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव एवं उच्च दबाव का कारण बनता है, और ये जो फैलाव नहीं संधियों या दरारों या छोटी छोटी अंतरकणीय विभंगों को प्रभावित करके उन्हें चौड़ा करता जाता है, और सेल को ये तब तक चौड़ा करता है ना इस क्षेत्र को जब तक कि ये सेल जो है ना टूट के अलग ना हो जाए। ठीक है, लवण अपक्षय, सॉल्ट वेदरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से ये समझो सेलों को जो नमक तापीय क्रिया है ना, सेलों में नमक का तापीय क्रिया है, ये जलयोजन या क्रिस्टलाइजेशन के कारण ये फैलता है पहले तो। ठीक है, जब ये क्रिस्टलाइजेशन फैलने लगता है तो ये कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरियम, इससे ऐसे कई लवणों में ये आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति जो होती है ये बढ़ते जाती है। ठीक है, अब इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम और तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। जैसे रेगिस्तान में अगर इस लवणों के बारे में देख ले तो 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक की सतह पर उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यह प्रक्रिया कणिक विघटन या कणिक सल्कन के कारण बन सकती है। सभी लवण विघटन प्रक्रिया में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी है। आर्द्रता शुष्कन के एकांतरण वाले क्षेत्र में लवण क्रिस्टल की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं है। ये इसमें निकटस्थ कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड एवं जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित यानी हीप्ड अप हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती है। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़िया बड़ी
सुगमता से टूट जाती है। इसके बाद चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेज, नीस, ग्रेनाइट की भी यही स्थिति होती है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण जो अपक्षय होती है उसके बारे में हम देखेंगे। एंड अपक्षय की का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में। बृहद स्थलन 3, मध्य संचलन, स्लो मूवमेंट, भूस्खलन, तीव्र संचलन, अप्रदन निक्षेपण के बारे में, एंड मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखो, मृदा निर्माण कैसे होते हैं इसके बारे में, मृदा निर्माण के कारक। हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हो सकता है कि बस यहीं तक है। वैसे थर्ड पार्ट हम लाए, थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट करें, तो इसको एक ही बार में कंप्लीट न करके पॉइंट पॉइंट में हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। देखो जैविक कार्य एवं अपक्षय के बारे में हम देखें तो हमें ये दिखेगा कि जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न वातावरण, अपक्षय वातावरण या भौतिक परिवर्तनों से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। ठीक है, केचुआ हो गया, दीमक हो गया, चूहा, कृंतक इत्यादि से जीवों द्वारा बिल खोदने में वेजिंग फान द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक प्रक्रिया से आवृत इन एक्सपोज सतह से नमी एवं हवा के विदन में सहायता मिलती है। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कल का जो वीडियो मिलेगा तुम्हें पार्ट 3 का मिलेगा, इसका पार्ट 3 का वीडियो, तो इसको कल एक बार और अच्छे से इसको एक पॉइंट पर हम ले जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। अगर इसको हम समझाएंगे तो इसको पूरा समझाने से देखो अपक्षय का प्रभाव तक आएंगे, एंड अपक्षय का महत्व को भी समझाना पड़ेगा। तो अपक्षय का महत्व तक इसको समझा ही देते। 40 मिनट का वीडियो, 45 मिनट का वीडियो होगा, चलेगा। अपक्षय का महत्व तक इसको समझा ही देते, छोड़। ठीक है, चलो। तो जो जैविक अपक्षय होता है ना, जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तनों से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केचुआ, दीमक, चूहा, कृंतक इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने या वेजिंग फान के द्वारा नई सतहों के निर्माण द्वारा इसमें होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं को पदार्थ यानी ह्यूमिक, कार्बनिक या अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण, घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थ पर जबरदस्त दबाव डालती है तथा उन्हें यांत्रिक ढंग यानी मैकेनिकली से तोड़कर अलग कर देती है। तो जैविक कार्य के कार्य क्या होता है, जैविक में क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में अगर हम देखें तो इसमें देखेगा जीवों में जो वृद्धि होती है ना और उनके संचलन से जो उत्पन्न होता है अपक्षय, यानी वातावरण में जो है ना खनिज या आयन जो है, ये एक तरह से इनकी मुख्य योगदान देखने को मिलता है। जैसे कि केचुए हो गए, दीमक हो गए, चूहे हो गए, ये कृंतक जो होते हैं ये क्या करते हैं ना, जमीन खोदते हैं या बिल खोदते हैं, इससे क्या करते हैं नए सतहों का ये एक तरह से निर्माण करते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। एंड इसके साथ ही साथ सड़ने वाले जो पौधे होते हैं, पशु होते हैं, ये ह्यूमिक या कार्बनिक या अन्य अम्ल जैसे तत्वों का इसमें उसके उत्पादन में योगदान होता है, जिसके माध्यम से जिससे जिसमें क्या होता है ना, कुछ तत्व जो होते हैं सड़ जाती है, चढ़र होते हैं, घुलन इनसे बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करता है ना, जो पौधों की जड़ें होती है ना, पौधे की जो जड़ें होती है वो धरातल के पदार्थों पर एक तरह से प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे यांत्रिक ढंग से इसको तोड़ के अलग अलग कर दिया जाता है। अपक्षय के विशेष प्रभाव यानी स्पेशल इफेक्ट वेदरिंग का अगर हम देखें तो अपसल्कन के रूप में देखने मिलेगा। अपसल्कन क्या है, अपसल्कन अपसल्कन अभारित कण यानी अनलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद या टॉर्स क्रमशः अभारित कण एवं तापीय संकुचन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अपसल्कन एक परिणाम है, जबकि यह प्रक्रिया नहीं, एक प्रोसेस नहीं है, यह एक तरह से परिणाम है। ठीक है, अब देखते हैं अपक्षय के महत्व के बारे में। तो अपक्षय प्रक्रिया सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर में मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अप्रदम बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है, सेलों को पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़, एक ये नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़ों में ये सेलों को तोड़ती है, इसके अलावा ये आवरण को प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है।
मार्ग प्रस्ताव मृदा निर्माण में तो कार्य करती ही, इसके साथ ही ये जो अप्रदन बृहद संचलन है ना, इसके लिए भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जो जैव मात्रा में जैव विविधता प्रमुखता वनों या वनस्पति की देन है तथा वन अपक्षी प्रवाह वेद्री की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अप्रदन का कोई महत्व नहीं होता है। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहद क्षरण अप्रदन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृति अप्रदन का परिणाम होती है। सेलों का अपक्षय निक्षेप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होती है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, चलो तो आज के क्लास में यही एंड करेंगे। कल के क्लास में हम पार्ट 3 लाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 तुम देख रहे थे और पार्ट 1 नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो कल के क्लास में पार्ट 3 आएगा और ये कल के क्लास में तो कंप्लीट हो ही जाएगा ये। कल के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो कल के क्लास में हम फिर मिलेंगे। बाकी तुम्हें करना क्या है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल के क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।